नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। एक अच्छी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। जबलपुर से एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेड़ाघाट शामिल हुआ है। भेड़ाघाट लमेटा घाट इस सूची में शामिल हो गया। भेड़ाघाट में संगमरमरी वादियों के बीच में नर्मदा जिस तरह से एक धुआं उत्पन्न करती है, धुआंधार की स्थिति बनती है, इस तरह से एक सुंदर नज़ारा दिखता है। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर दर्जा रखेगा। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको भी हेरिटेज साइट में शामिल किया है। एएसआई ने पूरे देश से भेजे 9 नामांकन, इनमें से ये 2 स्थल चयनित हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर खुशी जताई। मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण है, कहना है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विजेंद्र, बताएं। जी हाँ पुनीत, एएसआई जो कि अधीन काम करता है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 9 संभावित सूची के लिए 9 नाम भेजे थे पूरे देश से, और इसमें 2 नाम मध्य प्रदेश के भी थे, जबलपुर का भेड़ाघाट और होशंगाबाद का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों ही स्थानों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है। एक बड़े गौरव का पल इसे बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी अभी ट्वीट करके बधाइयां लोगों को दी हैं और ये कहा है कि अपने आप में बेहद गौरव का क्षण है। बता दूं आपको कि जिन 9 स्थानों को प्रस्तावित किया था, उनमें से 6 स्थानों का चयन यूनेस्को ने किया है और इस संभावित सूची में जबलपुर को शामिल किया गया मध्य प्रदेश से, जबलपुर के भेड़ाघाट को और साथ ही साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। तो एक बड़े गौरव का लम्हा इसे बताया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी एक ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर की है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा विजेंद्र हमको बता रहे थे कि जबलपुर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए वास्तव में गौरव की बात है कि यहाँ की 2 जो साइट हैं वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखेंगी और जिन 9 स्थानों की सूची गई थी इनमें से जो 6 चयनित हुए उनमें से ये 2 स्थान मध्य प्रदेश में हैं। चलिए अब कोरोना का अपडेट भी आपको दे दें आज का। मध्य प्रदेश में आज 5065 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 7,47,783 संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 88 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में अभी तक 7,227 मरीजों की मृत्यु कुल मिलाकर हुई है। आज 10,337 मरीज डिस्चार्ज हुए, स्वस्थ होकर घर गए। मध्य प्रदेश में अभी तक 6,62,949 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,607 है। कोरोना आपदा के मामले में आज सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीखी टिप्पणी उसके ऊपर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जैसा आदेश दिया था वैसा तो सरकार ने नहीं किया और इसके चलते आज भी निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने कहा कि जनता अपने जेवर जमीनें बेचकर निजी अस्पतालों की फीस चुकाने के लिए मजबूर है। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने निजी अस्पताल में इलाज की अधिकतम दरें तय नहीं की। अब सरकार कह रही है कि वो निजी अस्पतालों की दर नियंत्रित नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो निजी अस्पतालों की दरें तय करने पर कोई निर्णय ले, क्योंकि यही आदेश हाईकोर्ट ने करीब 1 महीने पहले राज्य सरकार को दिया था। मामले पर अगली सुनवाई 24 मई को होगी। वहीं सुनवाई के दौरान जब प्रदेश के महाधिवक्ता ने ये कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो प्रदेश में अब हो रहा है, तो हाईकोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की। महाधिवक्ता से कहा कि उन्हें 70 सालों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार के 20 सालों से प्रदेश में मतलब है। वो ये बताएं कि इन 20 साल में उन्होंने क्या किया। सरकार ने वो रेट स्वयं निर्धारित करने की बजाय वो अधिकार प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया कि वो स्वयं अपने रेट निर्धारित करें और वेबसाइट पे पब्लिश करके सरकार की अपलोड कर दें। तो आज हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो हो रहा है वो हाईकोर्ट के आदेश के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कोर्ट ने प्रकरण को आगामी मंडे के लिए लगाया है, जब राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखना है कि सरकार इस बारे में और खासकर हाईकोर्ट के आदेश के कंप्लायंस के बारे में क्या कदम उठा रही है और क्या उठाए हैं और क्या वो रेट अभी भी निर्धारित करेगी कि नहीं करेगी।
मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली कोरोना मरीजों की मौत के बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी है। सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में जो जवाब पेश किया वो चौंकाने वाला है, क्योंकि उसमें सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत होने की बात स्वीकारी नहीं है। कोरोना आपदा मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया था कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से 87 मरीजों की मृत्यु हुई। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों में ऑक्सीजन की कमी पर मौत पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि सरकार की ओर से भोपाल समेत प्रदेश के 7 जिलों की रिपोर्ट पेश की गई। वहीं इस जवाब पर कोर्ट मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने ऐतराज जताया। उनके मुताबिक सरकारी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अब उन परिजनों को सामने आना होगा जिनके मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। सरकार ने अब तक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुई 14 मौतों, जबलपुर के गैलेक्सी, सुखसागर और मेडिसिटी हॉस्पिटल में हुई 10 मौतों और ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में हुई 4 मौतों पर जवाब पेश नहीं किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन जिलों का, अस्पतालों का और जो पेशेंट्स मरे थे उनकी संख्या भी दी है। सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया है हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने उस जिले के सीएमएचओस का प्रमाण पत्र लगाया है और वो जो पत्र है उसमें ये कहता है कि ये जो मरीज की मौत हुई है ये ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ये गंभीर मरीज थे और इलाज के दौरान वैसे मरे हैं। इंदौर पुलिस गुजरात से ग्लूकोज और नमक मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा, कौशल बोरा, पुनीत शाह और कुलदीप को पूछताछ के लिए इंदौर लेकर आई है। इंदौर पूर्व क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी के मुताबिक चारों आरोपी गुजरात पुलिस की रिमांड पर थे। इनकी रिमांड खत्म होते ही पुलिस इन्हें प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाई। आरोपियों ने नमक और ग्लूकोज को मिलाकर करीब 2 से 3 हजार नकली इंजेक्शन बनाए। इनमें से 700 इंजेक्शन इन्होंने इंदौर में ही खपाए। नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री गुजरात में संचालित थी। इस मामले में गुजरात पुलिस भी कार्रवाई कर चुकी है। आरोपियों से जब्त इंजेक्शन की एफएसएल जांच करवाई जाएगी। फिलहाल आरोपियों को इंदौर लाने के बाद ये उम्मीद है कि पूछताछ में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड के मास्टरमाइंड सरबजीत सिंह मोखा पर आईबीसी 24 के खुलासे का बड़ा असर हुआ। जबलपुर जिला प्रशासन न केवल मोखा की बनाई अवैध इमारत पर जल्द कार्रवाई करने वाला है, बल्कि प्रशासन ने मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी। मोखा के नियम विरुद्ध संचालित पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश हो गए। मोखा का बेटा हरकरण अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने उस पर 5000 का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस ने मोखा के घर के नौकरों से पूछताछ का फैसला किया। जांच में एसआईटी को मोखा के घर से नकली इंजेक्शंस को तोड़कर नष्ट करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस बीच पुलिस रिमांड में सिटी अस्पताल का कर्मचारी देवेश चौरसिया लगातार नए खुलासे कर रहा है। उसके आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही। फाइल तो कभी बंद हुई नहीं है और किसी भी चीज़ की फाइल कभी बंद नहीं होती है। जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, ये जो है इसकी अपील के रूप में ये शायद दर्ज है और एसडीएम के पास इसकी अपील गई है। तो ये एसडीएम अभी चूँकि कोरोना में व्यस्त हैं तो इसके शायद अभी केसेस वगैरह जो है हियरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको फास्ट ट्रैक में हियरिंग करके उसका निराकरण करेंगे। जो शीशियाँ हैं वो कहीं नष्ट की गई है, इस बारे में सबूतों को मिटाने के बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं। तो इस बारे में जो भी इनके यहाँ और भी व्यक्ति जो सर्वेंट है उनसे भी पूछताछ आज करेंगे। उस आधार पर जो भी आएगा अगर इन कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बाद अब फंगल इन्फेक्शन के इंजेक्शन की भी मारामारी देखने को मिल रही है। भोपाल में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था फेल साबित हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन की अगर जरूरत होती है तो उन्हें हमीदिया अस्पताल में एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद उनको इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन यहां ना तो फॉर्म जमा हो रहा है और ना ही इंजेक्शन मिल पा रहे हैं और इस वजह से मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक फंगल इन्फेक्शन के 573 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 31 मरीजों की जान जा चुकी। प्रदेश में 3000 इंजेक्शन आए हैं। एक दिन में एक मरीज को 4 इंजेक्शन लगने होते हैं। अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि इंजेक्शन की कितनी किल्लत है। भोपाल को सिर्फ 700 फंगल इन्फेक्शन के इंजेक्शन मिल पाए।
गौमूत्र को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत नहीं थम रही। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गौमूत्र से कोरोना नहीं होने की बात कही थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक पत्र के साथ गौमूत्र की शीशी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भेज दी। अपने पत्र में पीसी शर्मा ने साध्वी प्रज्ञा के गौमूत्र पीने से कोरोना न होने वाले बयान पर सवाल उठाए। पत्र में पूछा है कि डीआरडीओ और आईसीएमआर ने क्या वैज्ञानिक तौर पर यह मान लिया कि गौमूत्र से कोरोना का इलाज होता है। पीसी शर्मा ने अपने पत्र में लिखा, क्या केंद्र के स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने यह तय कर लिया कि अब कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन से न होकर गौमूत्र से होगा? क्या अब वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी? आपको बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि वो रोज गौमूत्र का सेवन करती हैं और यही वजह है कि उन्हें आज तक कोरोना नहीं हुआ। ये तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चाहे प्रज्ञा ठाकुर जी के या उषा, ये बता रहे हैं कि केंद्रीय सरकार, मोदी जी फेल हो गए इलाजों में। ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी फेल हो गए, इसलिए ये जो उपाय हैं वो लोग जो बता रहे हैं वो किया जाना चाहिए। मेरा तो इन दोनों से एक ही कहना है कि किसी कोरोना वार्ड में घूम के आए, फिर गौमूत्र और फिर ये हवन की बात करें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें कहा है कि किसानों के पास फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने और खाद बीज की व्यवस्था के लिए महज 1 महीना ही बचा है। ऐसे में रासायनिक उर्वरक को सहकारी समितियों के जरिए सीधे किसानों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश में फरवरी 2021 में खाद की एक बोरी 1200 रुपए में बिक रही थी, जिसकी कीमत मई के महीने में 1900 रुपए हो गई। कई कंपनियों ने इस कीमत पर खाद की आपूर्ति से हाथ खड़े कर दिए। हालांकि कंपनियों से सरकार ने कम कीमत के दौरान 1 लाख टन डीएपी और 10,000 टन एनपीके खरीदा था, लेकिन जरूरत 10 लाख टन से ज्यादा की है। भोपाल में निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के हितग्राहियों से भी शुल्क वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आती रहीं। पिछले दिनों चिरायू अस्पताल में मरीज का इलाज आयुष्मान योजना के तहत नहीं होने के मामले के बाद यह बात सामने आई कि शहर में हफ्ते भर में मरीज और अस्पतालों के बीच विवाद के करीब 200 शिकायतें आईं। पूरे मामले में सीएमएचओ का यह कहना है कि हमें जो भी शिकायतें मिल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम मिलकर उस पर काम कर रही है। इसके अलावा 181 और 1075, 181 और 1075, साथ ही आयुष्मान हेल्पलाइन 1455 के ऊपर कॉल करके मरीज आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने की शिकायत कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अप्रैल में घोषणा की कि ऐसे मरीज जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका इलाज निजी अस्पतालों में निःशुल्क होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो इन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर शिकायत की जा सकती है। आयुष्मान की शिकायतें अगर कोई आई है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम्स और उसके साथ में आयुष्मान भारत निरामयम की जो कमेटी है वो भी कार्य कर रही है, और अगर किसी भी तरह की इसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको दूर करने के प्रयास सरकार कर रही है। जबलपुर के जामदार हॉस्पिटल में मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ न दिए जाने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने विरोध किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय रजक ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में यह जरूर दिख रहा है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर आयुष्मान कार्ड धारक मरीज से इलाज के लिए कैश राशि की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गणेश यादव नाम के एक मरीज के पैर की हड्डी टूटने पर वो जामदार हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां आयुष्मान कार्ड दिखाने पर भी उनका मुफ्त इलाज नहीं किया गया, बल्कि उनसे 40,000 रुपयों की मांग की गई। बातचीत का वीडियो जारी करते हुए एनएसयूआई ने विरोध किया है। एनएसयूआई कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल ने उनको रोक लिया। इधर एनएसयूआई ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए जामदार हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग की है। जो भी मरीज का यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज चल रहा है वो कृपया अलग से पैसे ना दें, और अगर उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो कलेक्ट्रेट में शिकायत करें। अभी कलेक्टर महोदय को इस अस्पताल की कार्रवाई को लेकर हमारा ज्ञापन भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लूटखोर अस्पतालों पर कार्रवाई करने की वजह हम लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात शिशु के पैर और अंगूठे को चूहे के कुतर लेने के मामले में प्रबंधन ने कार्रवाई की।
मामले में पीडियाट्रिक्स यूनिट की नर्स ज्योति पॉल को सस्पेंड कर दिया। अधीक्षक डॉक्टर पीएस ठाकुर ने एचएलए कंपनी के 2 कर्मचारियों अभिषेक मालवीय और ज्योति पलासिया को भी निलंबित किया और कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन सब के बीच में नर्स एसोसिएशन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही नर्स के निलंबन का विरोध करते हुए नर्स एसोसिएशन ने डीन को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि 2015 में चूहे मारने के लिए प्रशासन ने करोड़ों रुपए फूंक दिए। अब शासन की कमियों पर नर्सेस को जिम्मेदार बताकर उन पर यह दोष थोपा जा रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि नर्स का काम मरीजों को इंजेक्शन लगाना है, दवा देना है, ना कि उनकी सुरक्षा करना। हॉस्पिटल में और भी जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन टारगेट नर्सेस को किया जाता है। मामले में कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 2-2 घंटे का आंशिक विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई। ज्योति पाल के साथ में प्रशासन ने कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कल डीन साहब को हम इसके संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो परसों से 2-2 घंटे का आंशिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भिंड में नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद आज परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर पूछताछ के दौरान परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों को छिपाने के आरोप भी लगाए गए। दरअसल मुड़िया खेड़ा की रहने वाली नाबालिग लड़की 15 मई की सुबह मोहल्ले में किराने की दुकान पर सामान लेने गई। तभी रास्ते से 3 बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया था। आरोपियों ने 20 घंटे बाद लड़की को छोड़ दिया। घर वापस लौटने के बाद लड़की ने आपबीती सुनाई। बाद में मेडिकल के बाद में पुलिस उसको लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी 2 आरोपी और फरार हैं। घटना के 4 दिन बाद पुलिस लड़की को लेकर बस स्टैंड पहुंची, जहां पूछताछ के दौरान लड़की बेहोश हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया। परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पुलिस वालों पर उसे परेशान करने और आरोपियों को छिपाने के आरोप लगाए। डीएसपी ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। रजत नाम है, रजत मुड़िया घेरेगा। अच्छा, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है भूप सिंह। अच्छा, उसके और भी साथी थे? हाँ, तो बच्ची कह रही है उन्होंने मोह बांध रखा है। मोह बांध के हमारे साथ हमारी मारपीट किया और बलात्कार किया। हमको पापा वो नहीं था। पुलिस बुलाती ही है, तो उस लड़की को और उसके परिजनों को बुलाया गया था। तो वो लड़की थोड़ी सी कमज़ोर थी, कुछ खाया नहीं था उसने, तो इसलिए उसको चक्कर आ गए, बस और कुछ नहीं। उसने FIR रजिस्टर्ड करवाई है देहात थाने में 376 की। उसको लेकर पूछताछ हो रही थी, बस और कुछ नहीं। क्या आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी की तलाश कर रहे हैं हम लोग। कोरोना संक्रमण से उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। इस नई मुसीबत से सरकार से लेकर आम जनता तक परेशान है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में बनाए जा रहे ब्लैक फंगस वार्ड में इलाज भगवान भरोसे है। इंदौर के एमवाय अस्पताल की 5वीं मंजिल पर 4 वार्ड में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज जारी है। इन वार्डों की हालत बेहद खराब है। वार्ड की दीवारों पर काई जमी है। वार्ड के बाहर लगातार पानी रिस रहा है। इन सब के बीच में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज जारी और उनके साथ रहने वाले अटेंडर भी परेशान हैं। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि वार्ड में बाहर की तरफ पानी का लीकेज हो रहा है, जिसको जल्द दूर कर देंगे। इंदौर जिले में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 250 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। 5 मरीजों की मौत की पुष्टि केवल एमवाय अस्पताल में ही हुई है। पानी वो एक्चुअली जिस साइड रिस रहा है वो एक्चुअली वहाँ पर काम चल रहा है 6ठी मंजिल पे वार्ड का, इसलिए वहाँ से थोड़ा पानी आ रहा है। उसको हमने ठेकेदार को बोल दिया है कि उसको ठीक ढंग से देखे उसको, तो उसकी वजह से कहीं लीकेज हो रहा है थोड़ा सा। बाकी वो वार्ड के अंदर नहीं है, वार्ड के बाहर है, फ्लोर में। बाकी ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी हम उनको चेतावनी दे दी कि उसको ठीक करेंगे। ग्वालियर जिले में कोरोना के दौरान अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे का निजी अस्पताल सही तरीके से निष्पादन नहीं कर रहे हैं। लोडिंग वाहनों में कचरे को भरकर कैंसर पहाड़ी समेत अन्य जगह पर फेंका जा रहा है और इस वजह से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने 52 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दरअसल केदारपुरा लैंडफिल साइट पर बायोमेडिकल कचरे का वैज्ञानिक विधि से निपटारा किया जा रहा है, जिसके बाद भी निजी अस्पताल नियमों का पालन नहीं कर रहे।
निजी अस्पताल द्वारा मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद उन हॉस्पिटल्स पर बाद में ये कार्रवाई की गई। कोरोना के इलाज के दौरान उपयोग की जा रही 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज को बनाने का लक्ष्य मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ग्वालियर रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना को दिया था। 25 साल पहले इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एप्लाइड साइंसेज ने कैंसर थेरेपी के लिए इस दवा को बनाने का काम शुरू किया था और फिर ब्रेन ट्यूमर के लिए इसी मॉलिक्यूल पर जर्मनी से भी एनमॉस को प्रोजेक्ट दिया। अब इस दवा का परीक्षण कोरोना मरीजों पर सफल पाया गया। 2DG ऑक्सी डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर काम करते हुए 1996 में जब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने एम्स नई दिल्ली और KMIR बेंगलुरु में क्लिनिकल ट्रायल के लिए मरीज भर्ती कर लिए थे, उस वक्त अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री ने मॉलिक्यूल की सप्लाई बंद कर दी, जिससे टेस्टिंग रोकनी पड़ गई। इसी समय DRDO की डिफेंस रिसर्च काउंसिल की हर महीने होने वाली बैठक में संगठन के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल कलाम के सामने एनमास के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर विनय जैन ने यह मुद्दा उठाया। वहीं DRDO ने इस पर ICMR की मंजूरी लेकर ड्रग कंट्रोलर से भी मंजूरी ली और फिर उसकी प्रोसेस पर पेटेंट करवाया। कोरोना काल में शादी कराना राजगढ़ के एक परिवार को काफी भारी पड़ गया। यहां एक परिवार में खुशियां अचानक से मातम में तब्दील हो गईं। शादी में कोरोना का शिकार हुए 25 साल के युवक ने भोपाल में दम तोड़ दिया। पचौर निवासी अजय शर्मा का विवाह सीहोर में 25 अप्रैल को हुआ। 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आ गई। घर के अन्य सदस्यों में एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई। अजय को इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया, जहां हफ्ते भर वेंटिलेटर पर रहने के बाद अजय ने दम तोड़ दिया। हालांकि युवक की शादी कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक मंदिर में सीमित लोगों के बीच में ही हुई थी। शादी नरसिंहगढ़ ब्लॉक के मोतीपुरा गांव की रहने वाली अन्नू शर्मा के साथ हुई थी। अन्नू का परिवार सीहोर में रहता है, ऐसे में वहां के एक मंदिर में शादी करवाई गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत युवक का अंतिम संस्कार किया गया। शादी के 15 से 20 दिन में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोविड के चलते कोई भी व्यक्ति शादियां ना करे, पूरे कोविड नियम का पालन किया गया था। कोविड नियम का पालन करने के बाद आज भी हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। आपसे पुनः यही निवेदन है कि आप लोग कोई भी व्यक्ति शादियां ना करें, शादियों को आगे बढ़ाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।